Yes, students, we are just continuing our previous chapter. Now we are going to discuss that कि कैसे मार्केट फोर्स और डिमांड और सप्लाई से अपन डिसाइड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड क्यों होती है फॉरेन एक्सचेंज की, क्या रीजंस हैं. तो द रीजंस बिहाइंड इज दैट टू इम्पोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, मीन्स अगर आपको अब्रॉड से गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने हैं तो उसकी डिमांड होती है. टू मीट दी एक्सपेंडिचर फॉर फॉरेन टूर्स, तो फॉरेन टूर्स के अगर एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है. टू मेक यूनिलेटरल ट्रांसफर सच एज सेंडिंग गिफ्ट्स टू अदर कंट्रीज, देन इट वुड रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज. टू मेक पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एन असेट्स फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपने अब्रॉड से कोई असेट्स परचेज किया देन यू रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज. तो दीज आर द फैक्टर्स या दीज आर द थिंग्स विच प्रोवाइड्स यू कि फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मेड बाय दोज पीपल हु रिक्वायर्ड इट टू मेक पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट या फॉरेन की एक्सचेंज की डिमांड या फॉरेन करेंसी की डिमांड जो होती है वो आउटफ्लो करने के पर्पज से होती है. नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी. कौन कौन से फैक्टर है जो अपन को बताते हैं कि फॉरेन करेंसी की डिमांड रेज हो रही. तो वन इज इम्पोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड. इफ यू वांट टू इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम अब्रॉड, अगर आप कुछ इम्पोर्ट करते हो देन यू रिक्वायर्ड फॉरेन करेंसी, मीन्स व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स इम्पोर्ट फ्रॉम दैट फॉरेन करेंसी बिकम चीपर. तो उस केस में क्या हो जाता है, फॉरेन करेंसी का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, चीप रेट पे हमको अवेलेबल हो जाएगा. टू अवेल टू चीप इम्पोर्ट्स द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेज, इससे डिमांड क्या हो जाती है, फॉरेन करेंसी की राइज हो जाती है. दूसरा रीजन क्या है, टूरिज्म. तो व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी बिकम चीपर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इट इनकरेजेस टूरिज्म ऑफ दैट कंट्री. यानी कि जब हम फॉरेन करेंसी की बात करते हैं, व्हेन द प्राइसेस ऑफ फॉरेन करेंसी बिकम चीपर, जब वो फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, सस्ता हो जाता है, यानी सिंपल बात में अपन टर्म्स में बोले तो इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के रिस्पेक्ट में. तो अगर इनकरेज करना है अपन को टूरिज्म को, तो फिर वो टूरिज्म इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है, या कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाती है. और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जैसे कि व्हेन द प्राइसेस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स द डिमांड फॉर इट्स राइजेस बिकॉज मोर पीपल वांट टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज. ओके, होप यू गॉट इट. अब अपन बात करते हैं, ये तो होगी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं सप्लाई के बारे में. तो सप्लाई कब होता है, सो द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जो डिमांड का जस्ट अपोजिट हो जाता है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब आपको एक्सपोर्ट करना है गुड्स का तो उस केस में आप क्या करते हो, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन होम कंट्रीज, अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है होम कंट्रीज में तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हो सकती है. फॉर यूनिलेटरल ट्रांसफर, अगर आपको वन साइडेड ट्रांसफर करने हैं गुड्स वगैरह अब्रॉड देने हैं फ्रॉम अब्रॉड तो उस केस में रिक्वायरमेंट हो सकती है. फॉर स्पेकुलेशंस पर्पस के लिए भी, ठीक है. ये कुछ फैक्टर्स है जो हमको ये बताते हैं कि क्या रीज़न है जिसके थ्रू इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी का सप्लाई इंक्रीज होता है. तो वन इज एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्री. इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट समथिंग, जैसे पहले हमने पढ़ा था इम्पोर्ट फ्रॉम अब्रॉड, अपन इम्पोर्ट कर रहे थे तो अपन को रिक्वायरमेंट हो रही थी, तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो अपने पास सप्लाई इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है. नेक्स्ट, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, यानी बहुत सारे लोग स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं जिसके थ्रू दे आर जनरेटिंग जस्ट दी प्रॉफिट, ठीक है. अब हम बात करते हैं तो सप्लाई कर्व. तो सप्लाई कर्व जो होता है वो वैसे ही बनता है जैसा हमारा सप्लाई कर्व बनता था प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर, एंड डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी वुड बी लाइक दैट. सिंपल सी बात है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे या फिर फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. इट ऑल्सो शोज द नेगेटिव रिलेशन एंड दिस सप्लाई कर्व शोज द पॉजिटिव रिलेशंस, ठीक है. ओके, होप यू गॉट इट. अब अपन बात करते हैं कैसे मार्केट में एक्सचेंज प्राइस डिसाइड होता है. तो एक्सचेंज प्राइस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, यानी एज यू कैन सी हियर दैट दिस इज योर डिमांड कर्व, दिस इज योर सप्लाई कर्व एंड द पॉइंट विच शोज यू इंटरसेक्टिंग, ठीक है. जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इसके थ्रू अपन एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो अपन को पता पड़ता है दैट व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ कंट्री, ठीक है. यानी जैसे अगर मान लो कि हमने हमारी कंट्री की जो वैल्यू है मनी की करेंसी या कोई भी हमारी कंट्री की करेंसी है वो नीचे लिख रखी है, हम डिमांड और सप्लाई देख रहे हैं अब कितनी प्राइसेस है, तो ठीक है. अगर प्राइस 1 होती है, या फिर ये बोल सकते हैं हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई का उससे अपन एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो अपन को पता पड़ता है कि इस पर्टिकुलर प्राइसेस पे इस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी अवेलेबल होगी, यानी ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाता है. ओके, तो ये हमारा मार्केट रेट होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करते हैं जिसके थ्रू देयर वुड बी नो इंक्रीज और नो डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. नेक्स्ट वुड बी द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. तो क्या होता है, तो एज अ कमोडिटी हैज इट्स मार्केट प्राइस, अगर किसी कमोडिटी की मार्केट प्राइस होती है शॉर्ट टर्म के अंदर, एंड दी नॉर्मल प्राइस, आपको पता है शॉर्ट टर्म में मार्केट प्राइस होती है, नॉर्मल प्राइस लॉन्ग टर्म पर्पज से रिलेटेड होती है. तो सिमिलरली इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट, ठीक है. द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर्स, क्या होता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, ये पढ़ लेते हैं. तो द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू द रेट एट विच इट इज डिटरमाइंड बाय द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम. ये एक रेट होती है जो अपन शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सच रेट टेंड्स टू मूव राउंड द इक्विलिब्रियम रेट. ये इक्विलिब्रियम रेट के तो जैसा ही होता है, इक्विलिब्रियम रेट के आसपास ही होता है, यानी उससे ज़्यादा हाई या ज़्यादा डिक्रीज
नहीं होता है, ठीक है। अपन बात कर सकते हैं कि कैन इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज, तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। सो कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज, वन इज द इफेक्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मीन्स अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का इफेक्ट पड़ता है तो फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रेट की डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वुड बी द इफेक्ट ऑफ कैपिटल मूवमेंट, देन मॉनिटरी पॉलिसीज, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, बैंकिंग ऑपरेशनल, पॉलिटिकल कंडीशंस, ठीक है। ये काफ़ी सारे रीज़न है जो हमको पीछे दे रखे हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। दैट व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो अपन सबसे सिंपल पढ़ते हैं, सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशंस मीन्स इट इज एट द टाइम ऑफ सीजन, या फिर ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं। द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सीजनल फ्लक्चुएशन इन इट्स डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया वुल एंड द ग्रेन्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर दिसंबर एंड टू फरवरी, दिसंबर से फरवरी तक के बीच में ऑस्ट्रेलिया का के अंदर जो वुल और ग्रेन जो इनका कलेक्शन होता है। सो एंड इन द सेम पीरियड दोज कमोडिटीज आर सोल्ड इन फॉरेन कंट्रीज, और यही उसी टाइम के अंदर दिसंबर से फरवरी के टाइम के अंदर फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन कंट्रीज के अंदर इस चीज़ का सेलिंग भी होता है। सो इट गिव राइज टू द डिमांड फॉर ऑस्ट्रेलियन करेंसी, इससे ऑस्ट्रेलिया करेंसी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सीजनल इफेक्ट जो होता है वो भी फॉरेन एक्सचेंज को डिपेंड करता है। Next, arbitrage transactions means the activities of the intermediaries also affect the exchange rate. Such activity operates in two currency markets to take advantages of different in exchange rate prevailing here. ठीक है, so they buy the currency in the market where it is cheap. ठीक है, तो जब कंट्री की करेंसी जो है वो हमको चीप मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में अपन उस कंट्री की करेंसी को अभी लेके रख लेंगे, फिर जब उसके प्राइजेस बढ़ेंगे या फिर उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो हम उसको हाई रेट्स पे सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वुड बी द पॉलिटिकल कंडीशन, सिंपल सी बात है, अभी आपने देखा ही है कि यूएस के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा कि अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन हुए या प्रेसिडेंट जब वहाँ पे सिलेक्ट हुए तो उस टाइम के अंदर थोड़ा सा एक्सचेंज रेट के अंदर चेंज आया था। इट स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, अगर इकोनॉमी की स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन होती है तो देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, बट इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, क्योंकि उस टाइम हमको लगता है कि हाँ हमारी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। बट इफ देर इज एनी कंडीशनल चेंज इन एन इकोनॉमी, अगर कंडीशन चेंज होती है, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो हमको हमारा ट्रस्ट जो होता है या फॉरेन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होता है उन्हें भी क्या लगता है उसमें अनस्टेबिलिटी। तो दिस इज द रीजन विच रीव्स या फिर फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट वुड बी द बैंकिंग ऑपरेशंस, मीन्स बैंकिंग ऑपरेशन also produces their effect on the exchange rate. Just example, sale of the draft on the, ठीक है, सेल ऑन द ड्राफ्ट ऑफ अ फॉरेन सेंटर क्रिएट्स डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड रेजेस इट एक्सचेंज वैल्यू और लोअर द वैल्यू ऑफ होम करेंसी। इससे होम करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। जैसे अगर हम ड्राफ्ट को सेल करते हैं या फॉरेन सेंटर ने जो ड्राफ्ट्स हैं, हमारी कंट्री के जो ड्राफ्ट्स हैं उनको अपन अगर फॉरेन सेंटर पे जाके सेल करते हैं तो इससे क्या होता है, क्रिएट्स, इससे इसकी डिमांड क्रिएट होती है एंड फॉरेन करेंसी इंक्रीज होती है एंड रेज हमारा होता है फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू और लोअर द वैल्यू ऑफ होम करेंसी, से होम करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है। दीज आर द सम रीजंस। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ इन फॉरेन करेंसीज कॉजेज द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। स्पेकुलेटर्स बाय डॉलर्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड देन एंटिसिपेटेड दैट द नियर फ्यूचर डॉलर विल रेज, यानी कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती है विच आर कंडक्टेड फॉर द बेसिस या फिर टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग अभी से डॉलर खरीद के रख लेते हैं, फिर जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो फिर उसको फर्दर मार्केट में दे के अगेंस्ट में मनी जनरेट करते हैं ना, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट वुड बी द मॉनिटरी पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी, जो है वो भी अफेक्ट करता है। और कैपिटल मूवमेंट जो होता है गुड्स एंड का, ठीक है, तो कैपिटल मूवमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज में ऑल्सो भी फॉर द शॉर्ट पीरियड एंड अवेल द हाई इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन अब्रॉड। सो कैपिटल मूवमेंट जो है ये भी लॉन्ग टर्म पर्पज से रिलेटेड होता है, तो ये भी क्या करता है, फ्लक्चुएशन लेके आता है, ठीक है। होप स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन हमारा ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने फॉरेन कंट्री करेंसीज़ के बारे में पढ़ा, एक्सचेंज रेट्स के बारे में पढ़ा, और इसके साथ हमारा चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू।